तेज़ गर्मी में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जिन दो अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है उसमें एक है सुप्रीम कोर्ट का तबसरा नूपुर शर्मा और उसके बाद की जो पूरे मुल्क में नफरत अंगेज़ माहौल था उसके ताल्लुक़ से, और दूसरा दिल्ली सरकार हरकत में आई। पहले मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नूपुर शर्मा ने हमारे नबी आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उसके दूसरे ही दिन हमारे ऑल इंडिया सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भिवंडी की एक पब्लिक सभा में ये कहा था कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए और उनकी मजम्मत की थी। उसके बाद दिल्ली मजलिस की यूनिट ने 29 मई को थाना शाहीन बाग में नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसी सिलसिले में जब दिल्ली BJP के मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल ने हुजूर के ख़िलाफ़ टिप्पणी की थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी हमने 4 जून को थाना शाहीन बाग में एक एप्लीकेशन दी कि इनके ख़िलाफ़ भी हेट स्पीच में और नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़ FIR की जाए। उसके बाद जब ये मामला इंटरनेशनली तूल पकड़ा और दुनिया में तकरीबन 17 मुल्कों ने हमारे सफ़ीरों को वहाँ पर बुलाकर उनको डिमार्च किया, उनको जवाब तलब किया और कहा, कई मुल्कों ने तो हमारे मुल्क से माफ़ी मांगने के लिए कहा, और तकरीबन 25 मुल्कों में भारतीय कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया, तब जाकर भारत सरकार होश में आई। और भारत सरकार ने वहाँ तो ये कहा, अपने ही नेशनल स्पोक्स पर्सन को उन्होंने ये कहकर कि वो इन्फ्रिंज एलिमेंट है, झूठ बोला, जबकि वो उनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन थी उस वक्त, और उसके बाद और वो उनकी NEC की मेंबर भी थी। लेकिन जब दबाव पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता पद से सस्पेंड कर दिया और नवीन कुमार जिंदल को अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये गुनाह उस वक्त किया कि अपने संविधान के तहत तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जो भारत का संविधान जिन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसी सिलसिले में फिर हम 9 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी। हमें दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, फिर भी हम वहां मेमोरेंडम देने के लिए, वो भी दिल्ली पुलिस की इजाजत से, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमें मेमोरेंडम देना था कि इन दोनों हजरात की वजह से देश की छवि खराब हुई है, इन्होंने देशद्रोह किया है, इनकी गिरफ्तारी UAPA के अंडर में होनी चाहिए। और हमने सेम एप्लीकेशन, UAPA वाली एप्लीकेशन 8 जून को साउथ दिल्ली DCP की ऑफिस में भी दी थी। जब हम मेमोरेंडम देने गए तो हमें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे खिलाफ झूठी FIR करके मेरे साथ मेरे 30 साथियों को जेल भेज दिया गया और हम 4 रातें 5 दिन जेल की तकलीफें और अजियतें झेल कर आए। उसके बाद भी हम आपसे रूबरू हुए, लेकिन हमें इस बात का यकीन है और यकीन था कि भारत का कानून या भारत का संविधान ही इस देश का असल कानून है और असल रूह है इस मुल्क की, वो जरूर काम करेगा और इंसाफ की जरूर जीत होगी। उसी के तहत कल भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस पूरे प्रकरण पे तबसरा करते हुए हमारी उन तमाम बातों पे मोहर लगा दी जिसको लेकर हम कोशा थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जेलों में जा रहे थे। और इतना ही नहीं, इस तरह की गिरफ्तारी के मांग करने वालों की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2200 लोग जेल में, पूरे हिंदुस्तान में 2200 लोगों के खिलाफ केस करके उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन नूपुर शर्मा को हाथ नहीं लगाया। तो जो कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बायस्ड एटीट्यूड अपनाया है, यानी उन्हीं धाराओं में अगर
जुबैर के खिलाफ FIR होती है तो उनको 2 साल 3 साल पुराने ट्वीट 2018 के ट्वीट में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो नूपुर शर्मा जो एक सरकार की पार्टी, जो सरकार में पार्टी उसकी प्रवक्ता होने की वजह से उनको दिल्ली पुलिस हाथ नहीं लगाती। इवन उनकी सुरक्षा में Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करा देती है, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं करती। तो उस एटीट्यूड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का तबसरा है वो स्वागत योग्य है। हम ये अब फिर मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी है देश में संविधान और कानून व्यवस्था को लागू करना, उसने अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है, नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया है। आखिर बीजेपी या बीजेपी के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो नूपुर शर्मा को क्यों बचा रहे हैं? कौन सी ऐसी वजह है जो दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं कर रही? आज तक हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक नूपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हुई है। आज हम आपके थ्रू भी ये डिमांड रखते हैं कि दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को अरेस्ट करे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दें कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने टिप्पणी कर दी तो अब आपको कौन सी और टिप्पणी का इंतजार है, तब आप एक्ट करोगे। क्योंकि सिलेक्टिव एक्ट करने से देश में अराजकता फैल रही है। जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो तीनों समुदायों में हो रहा है, यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों समुदायों में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और सरकार की तरफ से भी रेडिकलाइजेशन है कि अगर वो कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसको अगर रोकना है तो हर हालत में हमें रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना होगा। हमें एक आंख से नहीं देखना, हमें दोनों आंखों से देखना होगा। जिसका जो गुनाह होगा उसको हमें उसी वक्त अगर हम सजा देंगे तो मुल्क में अमन व अमान रहेगा, शांति रहेगी और रेडिकलाइजेशन खत्म होगा, कम होगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टिप्पणी की, वो उकसावे की, चाहे वो टीवी डिबेट पे कही, एंकर के रवैये पे कही या उन सब्जेक्ट पे कही जो सब्जेक्ट मुबाहिसों के लिए चुने जाते हैं। वो टिप्पणी उनके ऑर्डर का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो इस मुल्क को दिशा देने के लिए काफी है। इस मुल्क में जो नफरत का माहौल बना है और उन नफरत के माहौल बनाने के पीछे जो तमाम टीवी डिबेट्स और उनके पीछे एंकर और उनके पीछे जो एडिटोरियल जो कंटेंट एडिटर्स हैं, उन सब के लिए वो सबक है कि अब आप अगर आपको देश में नफरत का माहौल खत्म करना है, डिवीजन समाज में जो विभाजन है उसको खत्म करना है, तो आपको इस तरह की नफरत अंगेज टॉपिक से बचना होगा। ये तो हमारा आज का रहा एक टॉपिक। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो दिल्ली उर्दू एकेडमी, जो दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है। हमने एक मुहिम चलाई है दिल्ली में कि वो तमाम इदारे जो अक़लियतों से ताल्लुक रखते हैं वो एक तरह से सो गए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। उनको जो संवैधानिक पदों पर हैं या जो संवैधानिक उनकी ड्यूटीज हैं वो पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। उस सिलसिले में हमारा लगातार इस सरकार को बेनकाब करने की मुहिम जारी है। केजरीवाल सरकार जो कि मुस्लिम दुश्मन सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, उसकी जो नाकामी, उसकी पहली नाकामी नजर आई हमें जब उसने जामा मस्जिद जैसी जो पूरी ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे मुल्क की शान है और मुल्क की राजधानी दिल्ली की शान है, जब उसकी मरम्मत तक नहीं कराई, उसने उसको फंड मुहैया नहीं कराया, इसलिए इस बार की आंधी और बारिश में उसकी गुंबद का ऊपर का कलश गिर गया और उसको फिर हमने दौरा किया और उसको लेके भी हमने आपसे रूबरू हुए और इस सरकार की नाकामी की तरफ तवज्जो दिलाई। दूसरे मामले में हम दिल्ली उर्दू एकेडमी गए। दिल्ली उर्दू एकेडमी का हमने दौरा किया, वहां के लोगों से बात की और वहां पे जितनी खामियां हैं हमने उसको उजागर किया और केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब किया। तब जाके केजरीवाल सरकार थोड़ी सी हरकत में आई और जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस जो चेयरमैन है, जो दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इतना तो किया कि वो उन्होंने बजट बहाल करने के आदेश दे दिए या जो पुराने जो प्रोग्राम थे, नए पुराने चिराग या सेमिनार या जो उनके रूटीन वर्क थे, उन सबको करने के ऑर्डर दे दिए और उसकी मीटिंग्स भी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि अब सारे प्रोग्राम शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन 2-3
पॉइंट की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं गई। एक जो 44 से ज्यादा लोगों पे मुश्तमिल एक दिल्ली उर्दू अकेडमी थी जो बाकायदा एक उर्दू की खिदमत कर रही थी, उसमें सिर्फ 4 से 6 लोग मुस्तकिल मुलाजिम है, बाकी सब आर्जी तौर पर है, तो उसकी वैकेंसी के लिए उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। दूसरा, वो चोर रास्ते से दिल्ली उर्दू अकेडमी का गला दबाना चाहते हैं। वो कोरोना के बहाने से जो बैकलॉग है, जो पुराने अवार्ड्स हैं, जो मुसव्वदे हैं, जो किताबें हैं जिनको इनामत दिए जाने हैं, उन सबको वो ड्रॉप करना चाहते हैं। इसके अलावा जब कोरोना काल था तो उन्होंने मजदूरों को, ऑटो ड्राइवर्स को कोरोना काल की वजह से उनको अलग से इमदाद दी थी, ग्रांट दी थी, लेकिन उनके ख्याल में अदीब, उदबा, शोरा या जो राइटर्स है वो नहीं आए, तो अब आपने उस वक्त भी उनकी कोई मदद नहीं की, और अब आप कोरोना के नाम पर जो उनका हक है, जो लोगों ने किताबें लिखी हैं, मुसव्वदे लिखी हैं, या और जो उनके उर्दू अकेडमी के अंदर जो काम आते हैं वो सब किए हैं, वो आखिर उसको ड्रॉप करने का आइडिया क्यों उनके दिमाग में है, मंसूबा क्यों है। हम ये मुतालबा करते हैं कि दिल्ली उर्दू अकेडमी के जितने भी अब तक बैकलॉग है सब क्लियर किया जाए, कोई ड्रॉप न किया जाए, वैकेंसीज पूरी भरी जाए। और तीसरी बात, जो उदबा है या शोरा है जिनके लिए पेंशन का प्रोविजन है, उस पेंशन के प्रोविजन को डिमांड ड्रिवन किया जाए, यानी जितने लोग अप्लाई करें और जो उसके क्राइटेरिया में आते हो जिसको पेंशन मिल सकती है, उन सबको पेंशन दी जाए। ये हमारे मुतालबात आज आपके थ्रू है। और हम ये, और कल भी हम गए थे दिल्ली सरकार के दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में, वहां की हम तफसील आपको बाद में बयान करेंगे। हमारे पूरी आज प्रेस रिलीज कल जा चुकी थी, लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, चाहे वो दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट है, वो हो आपका हज कमेटी हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, या एक और काम जो चोर रास्ते से किया है केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली उर्दू डेस्क। दिल्ली सरकार की अपनी एक दिल्ली उर्दू डेस्क हुआ करती थी, उसमें 6 लोग मुलाजिम थे, उसको खामोशी से उसका गला काट दिया, वो सारे 6 मुलाजिम गायब कर दिए सरकार ने। ये सरकार जो मुसलमानों को वोट लेते वक्त उनकी हितैषी बनती है, लेकिन सच बात ये है काम करते वक्त ये उनकी असल दुश्मन है। वरना केजरीवाल सरकार बताए हमें कि वो आखिर उस दिल्ली उर्दू डेस्क का क्या हुआ, उसमें 6 लोग मुलाजिम थे। इसी तरीके से उर्दू टीचर का मामला है, इसी तरीके से जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं उनका मामला है। इस तरह का जो उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार है सरकार का, वो वक्त वक्त पर हम उजागर करते रहेंगे। लेकिन मैं एक मर्तबा और आपको, जो कल हम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग गए थे, वहां पे हमने 19 पॉइंट उनके सामने रखे थे। 19 पॉइंट का हम उम्मीद करेंगे कि वो जरूर जवाब देंगे। आज मैं आपके सामने रिपीट किए देता हूं। 2 साल से उन्होंने कोई सालाना रिपोर्ट शाये नहीं की है, जिससे हमें ये पता लग सके कि आखिर वहां काम क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, जो पहले कमीशन ने रिपोर्ट्स तैयार करवाई थी, उसमें बहुत अहम रिपोर्ट्स थी। एक रिपोर्ट थी दिल्ली दंगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट थी नॉर्थ ईस्ट में मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तीसरी रिपोर्ट थी दिल्ली के कब्रिस्तान, और चौथी रिपोर्ट थी जो अब तक उन्होंने जो भी पुराने काम किए हैं उस सब पे उन्होंने दस्तावेज बनाया था। उसके आज तक वो रिपोर्ट जो छपी, जो उस पर असर या उस पर एक्टिव होना था दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, तो उसने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं। यहां तक के उस रिपोर्ट की जो जिसने छापी थी पब्लिकेशन हाउस ने, उसकी पेमेंट तक नहीं की। इसके अलावा जो स्कूल फी रियंबर्समेंट स्कीम है, उसे 2 साल से मुसलमानों को स्कूल फी रियंबर्समेंट नहीं हुआ है, उसका इन्होंने भी चोर रास्ता निकाला। पहले ये स्कूल फी रियंबर्समेंट SC ST और माइनॉरिटीज को साथ होता था, अब SC ST उन्होंने अलग पोर्टल कर दिया, उनको तो बराबर जा रही है, लेकिन मुसलमानों को कोई स्कूल फी रियंबर्समेंट नहीं हो रहा। ऐसे ही स्कॉलरशिप का मामला है, स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही, और स्कॉलरशिप भी जो अप्लाई करते हैं अगर 50,000, तो बहुत ही चंद लोगों को उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। एक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक मस्जिद का सर्वे कराया, वो जब मुकम्मल हो गया उसके बाद हमने जब सवाल उठाया क्यों कराया है, तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उससे मुकर गए। अब हम पूछना चाहते हैं कि उसके पीछे आखिर सच्चाई क्या थी, वो सर्वे हुआ क्यों था, और हुआ था तो वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे।
इसके अलावा जो दिल्ली में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत मसाजिद हैं, 16 मसाजिद में जुमा बंद कर दिया गया। तो आखिर उन जुमा बंद करने के लिए सरकार के पास क्या प्ली है? क्यों वहां 50 साल से जुमा हो रहा था, अब बंद कर दिया? क्या माइनॉरिटी कमीशन ने उस पर कोई सवाल उठाया? इसी तरीके से धर्म संसद हुई, जहांगीरपुरी दंगा हुआ, नूपुर शर्मा जैसा मामला सामने आया, मीट पर पाबंदी का मामला सामने आया। ये सब अक़लियतों से जुड़े हुए मामले हैं। उस पे आखिर माइनॉरिटी कमीशन ने क्या स्टेप लिया, ये हम पूछने गए थे उनसे। और पिछली माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली सरकार को रिकमेंड किया था कि आप अक़लियतों के लिए बिना किसी गारंटी के लिए कर्ज मुहैया कराइए। उस पर कोई अभी तक काम नहीं हुआ। एक कहा था कि जो दिल्ली सरकार ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करती है उसकी जो शराइत है उनमें ढील दी जाए, और उनका खुद का पोर्टल भी नहीं काम करता है। दूसरी बात ये कि जो दिल्ली पिछले कमीशन ने एक अवार्ड शुरू किए थे, जो माइनॉरिटीज में या मेजॉरिटी के लोग जो अच्छा या नुमाया काम कर रहे थे उनको अवार्ड दिया गया था, उससे लोगों की हौसला अफजाई हुई थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी वो ये कि जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, उन सब ने उस पे इल्जाम लगाया बदउनवानी का। एक साहब ने तो ये नहीं कहा कि साहब हमारे खर्चे से, पर्सनल खर्चे से हमारे प्रोग्राम करा लिए गए, लेकिन उस खर्चे का भुगतान जो है चेयरमैन ने अपने अकाउंट में ले लिया। इस तरह की और बहुत सारी बदउनवानियां थी जो हमने उनके सामने रखी थी, लेकिन मैंने आज आपको सामने ये दोहरा दिया ताकि ये आप भी उससे वाकिफ हो सके कि ये जो केजरीवाल सरकार है जो कहती है कि हम अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सच ये है कि वो जहां उसका असल काम है यानी इदारों के थ्रू मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको हल करना, वहां पे उसने जो है वो कदम लगा दिया है, वहां रोक लगा दी है। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी, दिल्ली उर्दू अकेडमी भी या और दूसरे इदारे वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी न निभाकर वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बाकायदा पॉलिसीज, उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा जमाना कह रहा है, ये जग जाहिर है। तो अब हम आपके थ्रू इस केजरीवाल सरकार को यही चिताना चाहते हैं कि आप होश में आओ। दिल्ली मजलिस अपनी मुहिम पर है। अगर आप होश में नहीं आए तो आपके हर विभाग का हम दौरा करेंगे, हम जानकारी हासिल करेंगे, आपके खिलाफ हम मोर्चाबंदी करेंगे, चाहे वो सड़क से हम पे करें, मेमोरेंडम की शक्ल में करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में करें, या फिर हम संसद या विधानसभा के बाहर घेराव करके करें। लेकिन दिल्ली मजलिस अब शांत बैठने वाली नहीं है।